अब हम पढ़ेंगे परावैद्युत माध्यम का विभव, धारिता और ऊर्जा पर प्रभाव, कि परावैद्युत माध्यम पर विभव का मान क्या होता है उपस्थिति में। परावैद्युत माध्यम अगर उपस्थित है तो चालक की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, या परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। सर्वप्रथम विभव के बारे में देखें तो Q आवेश से R दूरी पर, Q आवेश से R दूरी पर विभव V का मान होता है 1/4 पाई Epsilon0 Q/R। क्या बताया गया यहाँ पर कि Q आवेश से R दूरी पर वायु या निर्वात की उपस्थिति में विभव का मान बराबर 1/4 पाई Epsilon0 Q/R, तथा उसी आवेश से उतनी ही दूरी पर, उसी आवेश से मतलब उसी Q आवेश से उतनी ही R दूरी पर विद्युत विभव का मान, जब वहां पर कोई परावैद्युत माध्यम है उस स्थिति में मानना वह मान V डैश है, तो V डैश का मान होता है 1/4 पाई Epsilon0 K Q/R। इन दोनों समीकरणों से, अर्थात समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण नंबर 2 से, तो V/V डैश इक्वल टू आ जाएगा K। इस समीकरण में इस समीकरण से भाग देंगे तो पूरे स्टेप्स कट जाएंगे, K बचेगा, तो V/V डैश इक्वल टू K, या V डैश इक्वल टू V/K, V डैश इक्वल टू V/K। यहाँ पर V क्या है, वायु या निर्वात की उपस्थिति में या वायु या निर्वात में विद्युत विभव का मान, V डैश क्या है, परावैद्युत माध्यम में विभव का मान। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर परावैद्युत माध्यम में जो विभव का मान प्राप्त है, परावैद्युत माध्यम में विभव का मान जो है वायु या निर्वात में विभव के माध्यम का 1/K गुना होता है। इससे ये स्पष्ट निकल रहा है कि इस माध्यम की उपस्थिति में विभव का मान क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक, कैसे, परावैद्युत माध्यम है तो वह उसके विभव के मान को क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। आगे देखते हैं, धारिता पर प्रभाव। धारिता का सूत्र C इक्वल टू Q/V से, इस सूत्र से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर धारिता जो है वह विभव के साथ इस रूप में संबंधित है कि C इक्वल टू Q/V, अर्थात V का मान जो है वो व्युत्क्रमानुपाती रूप में है। तो इस समीकरण से देखते हैं तो क्या आता है, C का मान, C अनुक्रमानुपाती 1/V, या C डैश, C डैश इक्वल टू आ जाएगा V डैश अपॉन V। ये कैसे आएगा, इसको समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर C अनुक्रमानुपाती 1/V तथा ये ऐसा, यह क्या है, यह धारिता है, संधारित्र की धारिता उस समय जब वायु है या निर्वात है दोनों प्लेटों के मध्य, और C डैश संधारित्र की धारिता उस समय जब दोनों प्लेटों के बीच में माध्यम परावैद्युत माध्यम है, तो उस समय की धारिता का मान C डैश। इस समीकरण के अनुसार इसका मान C इक्वल टू 1/V हो गया, C डैश इक्वल टू 1/V डैश। इन दोनों सूत्रों से हम देखते हैं तो C/C डैश, C/C डैश इक्वल टू
v डैश अपॉन v, परंतु v डैश इक्वल टू v अपॉन k, v डैश इक्वल टू v अपॉन k अभी कुछ देर पहले बताया गया था। तो इस मान को यहां पर रखते हैं, c अपॉन c डैश इक्वल टू, यहाँ पर v डैश के बदले में v अपॉन k रख लेते हैं, तो ये आ गया v अपॉन k, और ये फिर पहले से v है उसको भी रख लिए v, तो ये v और ये v कट गया, तो प्राप्त हुआ हमको c अपॉन c डैश इक्वल टू 1 अपॉन k। क्या प्राप्त हुआ? c अपॉन c डैश इक्वल टू 1 अपॉन k, या c डैश इक्वल टू c डैश इक्वल टू c डैश कौन सी स्थिति में धारिता का मान है? c डैश जो है उस समय धारिता का मान है जब संधारित्र के प्लेटों के मध्य जो है परावैद्युत पदार्थ है। उस परावैद्युत जिसे कि हम विद्युत रोधी भी कहते हैं, उसकी उपस्थिति में c डैश यानी धारिता का मान वायु या निर्वात की स्थिति में जो धारिता है उस धारिता का k गुना हो गया, k गुना, अर्थात क्या हो रहा है यहाँ पर? बढ़ रहा है, बढ़ गया। ये था मान कि c डैश अर्थात वायु परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता वायु या निर्वात की तुलना में k गुना हो जाता है। आगे देखते हैं ऊर्जा पर प्रभाव। तो ऊर्जा का सूत्र U इक्वल टू 1/2 Q इंटू V से यहाँ पर U का मान अनुक्रमानुपाती V अर्थात विभव के, ऊर्जा का मान जो है विभव के अनुक्रमानुपाती, इस अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा दोनों स्थितियों में, उस स्थिति में जब वायु या निर्वात है तब की स्थिति में, और उस स्थिति में ऊर्जा का मान जब परावैद्युत माध्यम है। यह है वायु या निर्वात की स्थिति में, और U डैश जो है परावैद्युत माध्यम के लिए, तो U अपॉन U डैश इक्वल टू आया V अपॉन V डैश, परंतु V अपॉन V डैश इक्वल टू परावैद्युतांक के V अपन V डैश इक्वल टू क्या आया, तो इस मान के बदले में अर्थात U अपन U डैश इक्वल टू K, U अपन U डैश इक्वल टू K, या U डैश बराबर U अपन K। यह क्या है, कैसा सूत्र है? U डैश मतलब उस स्थिति में ऊर्जा का मान जब परावैद्युत माध्यम है, तो परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में ऊर्जा का मान जो है वह वायु निर्वात की स्थिति में ऊर्जा के मान का 1/k गुना होता है, उसकी तुलना में जो है 1/k गुना हो जाता है। यह था इसका प्रभाव। आगे हम इसके बाद देखेंगे चालक के पृष्ठ पर आवेश वितरण, किसी चालक के पृष्ठ पर आवेश का वितरण। जब किसी चालक को
आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की जो मात्रा है, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को ही आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर क्या? आवेश बटे क्षेत्रफल। क्या बोला गया? किसी चालक को यदि आवेश दिया गया तो वह आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो गया अगर हो जाता है, और किसी चालक के एकांक पृष्ठ पर, एकांक पृष्ठ मतलब एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, यदि हम क्षेत्रफल क्या ले लेते हैं तो जो आवेश की मात्रा है उसी को हम कहते हैं आवेश घनत्व। तो ये हो जाएगा आवेश घनत्व। आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। यह मान दो बातों पर निर्भर करता है। किस का? आवेश के पृष्ठ घनत्व का मान चालक के आकार पर। पहला, यह चालक के आकार पर, यह चालक के आकार पर निर्भर करता है, और दूसरा निर्भर करता है अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थ की उपस्थिति पर। यानी चालक के आकार पर और चालक के समीप अन्य चालक या विद्युत रोधी की उपस्थिति पर आवेश घनत्व का मान, आवेश का जो वितरण है वह निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है थोड़ा सा देखते हैं। आकार पर से तात्पर्य है कि उसका आकार यदि गोली है इस रूप में, तो यह आवेश जो है इसके चारों ओर इस प्रकार से वितरित हो जाता है एक समान रूप से। और किसी का है जैसे कुछ हम अन्य आकृति देखें यहाँ पर, तो इसमें जब आवेश दिया जाता है अन्य आकृतियों पर, तो इन आवेशों का वितरण क्या होता है कि सब जगहों पर होता है आवेश का वितरण, लेकिन ये जो नुकीला भाग है, ये इस नुकीले भाग पर आवेश का मान बाकी भागों की अपेक्षा कैसा रहता है? ज्यादा। जैसे ये भाग है, यहाँ पर आवेश है, लेकिन यहाँ पे कौन सा भाग है? नुकीला। ये नुकीला भाग, ये नुकीला भाग। वैसे इसमें तो इन भागों पर आवेश का घनत्व कैसा हो जाता है? शेष स्थानों की अपेक्षा अधिक। देखो, गोली है एक समान रूप से हो गया, लेकिन अन्य आकृति है तो अन्य आकृति में वह जो नुकीला भाग है उस नुकीले भाग पर जो है इसका मान ज्यादा होता है। दूसरा किस रूप में निर्भर करता है ये इसका वितरण? तो अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थ की उपस्थिति। अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थ उसके समीप है तो आवेश पृष्ठ घनत्व जो है क्या होता है? वो बढ़ जाता है। विद्युत रोधी पदार्थ है तो उसका मान बढ़ जाता है, यदि चालक पदार्थ है तो उसका मान और ज्यादा बढ़ जाता है। अर्थात चालक के समीप अन्य चालक या विद्युत रोधी की उपस्थिति में पदार्थ जब लाया जाता है तो चालक के उस भाग पर जो विद्युत रोधी के समीप है आवेश का पृष्ठ घनत्व का मान बढ़ जाता है। चालक पदार्थ लाने पर उसका मान विद्युत रोधी की तुलना में अधिक बढ़ जाता है। इसमें दो बातें जो बताई गई हैं, वहां पर वितरण तो हम देख लिए, इसको इस भाग पर ऐसा क्या भाग खूबी है, या ऐसा कहें कि ये जो नुकीला भाग है, नुकीले भाग में क्या काम क्या होता है, उसकी क्रिया कैसी रहती है, आवेश अधिक है तो वहां पर क्या होता है उसको देखेंगे थल। हम आगे देखेंगे
नुकीले भागों की क्रिया। नुकीले भागों की क्रिया से तो क्या तात्पर्य है, देखते हैं इधर। जैसे ये स्थिति है, इनको हम कोई एक पदार्थ है जिसको हम आवेश दिए, आवेश का वितरण इस प्रकार से हुआ, इसका यह भाग कैसा भाग है, नुकीला भाग है। इस नुकीले भाग पर जैसा कि भी बताया गया है कि नुकीले भाग पर अन्य भागों की अपेक्षा आवेश का वितरण अर्थात आवेश घनत्व का मान जो है कैसा रहता है, अधिक रहता है। तो इस भाग पर क्या हो गया, आवेश का मान जो है यहाँ पर जो है अधिक। अब यहाँ पर जब आवेश का मान अधिक हुआ तो इस भाग के संपर्क में जो वायु आ रहा है, हवा, इसके संपर्क में जो हवा आता है वह हवा भी, वह वायु भी इन आवेशों के संपर्क में आने के कारण आवेशित हो जाता है। और आवेशित होने के कारण इसके आवेश से क्या होने लगता है, प्रतिकर्षित होकर के वो हवा कहाँ जाने लग गया, दूर। वह कहाँ जाने लगता है, दूर। अपने साथ में किसको ले जाता है, प्रतिकर्षित हुआ, मतलब कहाँ गया, आवेश कहाँ गया, आगे की ओर, प्रतिकर्षण बल की दिशा में। जैसे इस चित्र पे देखें तो यहाँ पर इस नुकीले भाग पे जो आवेश है, ये वायु इसके संपर्क में अगर आया तो वायु का ये भाग जो है धन आवेशित हो गया। अब इस धन में इस धन में प्रतिकर्षण हुआ, इस प्रतिकर्षण के कारण ये वायु कहाँ चला गया, आगे की ओर। ये जगह खाली हो गया, यहाँ पर फिर से वायु आ गया, फिर से वायु आया तो वह वायु फिर आवेशित होगा और यह क्रम क्या होते रहता है, चलते रहता है। इस प्रकार नुकीले भाग से जो आवेश बाहर की ओर जा रहे हैं उसको कहा जाता है संवहन विसर्जन। और ये जो धारा है वह धारा कहलाती है वैद्युत पवन। ठीक, तो इस प्रकार से नुकीले भाग की क्रिया में यही होता है कि नुकीले भाग में संपर्क में जब वायु आता है तो वह वायु जो है आवेशित हो जाता है और आवेशित होकर के प्रतिकर्षण के कारण दूर जाने लगता है। वहाँ पर फिर वायु आता है, वह भी आगे की ओर बढ़ता है और इस प्रकार से आवेश जो आगे निकलते हैं उसको कहा जाता है संवहन विसर्जन। और यह धारा जो है वो वैद्युत पवन धारा कहलाती है। इसके बाद हम देखेंगे तो हम यहाँ पर अब नुकीले भागों की क्रिया जो ही बताया गया है उस पर आधारित, यानी नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित एक मशीन की क्रियाविधि देखते हैं। वांडीग्राफ जनित्र। वांडीग्राफ जनित्र एक विद्युत उत्पादक मशीन है। इससे 10 लाख वोल्ट या इससे भी अधिक का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। देखते हैं वांडीग्राफ जनित्र को। वांडीग्राफ जनित्र में 2 स्तंभ 15 मीटर ऊंचे P
ये स्तंभ एक ही है, एक स्तंभ ये, दो स्तंभ होते हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर होती है। इसके ऊपर एक गोलाकार भाग, खोखला भाग रहता है, खोखला गोला, ये है एस। इसमें इस जनित्र में दो घिरनी P1 P2 लगे होते हैं, जो एक बेल्ट रबर या रेशम का प्राविधिक पदार्थ का जो उसका एक बेल्ट रहता है, उससे घूम सकता है। और दोनों घिरनी P1 P2 जुड़ाता है। इस घिरनी के पिछले भाग में एक विद्युत मोटर रहता है, मोटर जिससे कि यह घिरनी जो है वो घूमती है। यहाँ पर इस खोखले गोले में एक नुकीला भाग धातु का रहता है इस तरीके से, C1 C2, जिसे हम कंघी नाम दे सकते हैं, कंघी C1 और C2। C1 का संबंध जो है बैटरी के धन स्रोत से रहता है और C2 जो है वह इस गोले से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर एक पाइप D, जिसे कि विसर्जन नलिका कहेंगे, ये रहता है। इस पूरे उपकरण को इस पूरे भाग को जो है लोहे के टैंक से बंद कर दिया जाता है, जिससे कि इसमें वायु रहता है। वह वायु 15 वायुमंडलीय दाब पर, यहाँ पर ये जो है डी में यह आयन स्रोत होता है, यह लोहे का टैंक है। यह PP जो है 15 मीटर ऊंचा विद्युत रोधी स्तंभ है। P1 P2 दो घिरनियां हैं जो बेल्ट की सहायता से घूमती हैं। C1 C2 दो कंघी हैं, चालक है ये। C1 को फुहार कंघी कहेंगे और C2 को संग्राहक कंघी। C1 का संबंध जो है वो धनात्मक विभव से रहता है, लगभग 10,000 वोल्ट पर। तो ये था पूरा 1D ग्राफ यंत्र का बनावट। इसकी क्रिया नुकीले भागों की, इस उपकरण की जो क्रिया विधि है वो नुकीले भागों की क्रिया विधि पर आधारित है। नुकीले भागों की क्रिया विधि में जो बताया गया था उसमें यह कहा गया था कि आवेश का जो वितरण है वह आवेश का वितरण नुकीले भागों में जब होता है तो उसका जो नुकीला सिरा जो है शेष भागों में वितरण की अपेक्षा नुकीले भाग पर आवेश का मान, आवेश घनत्व कैसा रहता है, अधिक रहता है। इसके संपर्क में जब वायु आती है तो वायु भी आवेशित हो जाता है। वायु आवेशित जब हो जाता है तो उस आवेश से प्रतिकर्षित होकर के वायु का वह भाग कहाँ चला जाता है, दूर चला जाता है। फिर अगला जब वायु का कण आया तो वह भी यही रूप हुआ और ये प्रक्रिया आगे बढ़ती गई।
इस प्रकार से यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, पवन धारा। पवन धारा क्या होने लगती है, चलने लगती है। यहाँ पर भी वही स्थिति है। इस 1D ग्राफ जनित्र में कंघी C1 धनात्मक विभव पर होता है, अर्थात इसमें धनावेश होता है। जब घिरनी P1 और P2 अर्थात ये बेल्ट जो है चलने लगता है, घिरनी अगर घूमती है तो बेल्ट क्या होता है, चलता है। उसमें उस स्थिति में क्या होता है, देखो जरा, यहाँ पर जब ये आवेश आता है तो इस नुकीले भाग, इस कंघी C1 के नुकीले भागों पर आवेश का क्या होता है, वहां से क्षरण होता है। आवेश वहां से क्या होने लगते हैं, विसर्जित होने लगते हैं। पवन धारा के रूप में वे आवेश कहाँ गए, इस बेल्ट पर, ठीक है, इस बेल्ट पर क्या हुए, गए। इस बेल्ट के साथ में वो कहाँ जाने लगते हैं, कौन, धन आवेश। ये धन आवेश जब ये बेल्ट घूमता है तो धनावेश कहाँ गया, ऊपर की ओर। P1 से किस तरफ गया, P2 की ओर। P2 की ओर जाते जाते ये कहाँ तक के पहुंचा, कंघी C2 तक। C2 पर जब पहुंचा तो यह धनावेश इस जगह पर, यह यहाँ पर जब पहुंचता है तो यहाँ पर क्या होता है, यह धनावेशित होता है। अब इस भाग में क्या होगा, तो इस भाग में प्रेरण की क्रिया जो बताया गया है उस रूप में, बाहर में ये वाला भाग कैसा हो जाता है, पूरा धनावेशित। बाहर का भाग कैसा हो जाता है, धनावेशित। देखो यह आवेश आया, यहाँ पर आया, इस जगह पर जब पहुंचा, कहाँ पर पहुंचा, कंघी C2 के पास, तो वह वहां पर संग्रहित हुआ। तो उस कंघी C2 जो गोला जुड़ा हुआ है उसका बाह्य पृष्ठ कैसा हो जाता है, धनावेशित, और आंतरिक भाग कैसा हो जाता है, ऋणावेश युक्त। जब ये P1 P2 घिरनी में जो बेल्ट लगा हुआ है, यह जब और आगे की ओर जब बढ़ता है तो यहाँ पर जो ऋण आवेश है, यहाँ पर ये ऋण आवेश इस धनावेश को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, जिससे P2 के ऊपर का जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इस भाग पर बेल्ट में कोई आवेश रहता है क्या, नहीं। यह क्रम चलते चलते पुनः जब ये बेल्ट कहाँ पर पहुंचता है, वह भाग कहाँ पहुंचता है, C1 वाले भाग पर। तो C1 से जब गुजरता है, C1 से गुजरता है कंघी C1 के पास से, तो उस समय में फिर से यह क्या हो जाता है, चूंकि C1 धनात्मक विभव पर है तो धनावेश इसमें आ जाता है, और यह धनावेश कहाँ जाता है, आगे की ओर जाता है। आगे की ओर जाकर के कहाँ पहुंचता है, C2 भाग पर। C2 भाग पर पहुंचने के पश्चात फिर यह धनावेश कहाँ जाता है, बाहर की ओर, और अंदर की ओर क्या रह जाता है, ऋणावेश। ऋणावेश जब ये बेल्ट ऊपर की ओर जाता है तो वहां पे धनावेश से क्या कर देते हैं, समाप्त। फिर अगले स्टेप में इधर का भाग क्या हुआ, आवेश, बिना आवेश का आवेशीन। यह क्रम क्या होता है, पूरा चलते रहता है। इस प्रकार से कहां पर, इस भाग पर कौन से आवेश का मान, धन आवेश का मान क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। और इसमें जो है आवेश का मान अधिक होने लगता है, और जैसे जैसे आवेश का मान अधिक होता है वैसे यहाँ पर क्या होता है, विभव का मान अधिक होता है, अर्थात उच्च विभवांतर आ जाता है। इस प्रकार से इसका मान लगभग 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक तक के हो जाता है। इसकी सहायता से प्रक्षेप्यों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित करके विघटन के कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। उनको त्वरित करने के लिए ये जो स्रोत है, ये डी विसर्जन नलिका, यहाँ से क्या करते हैं, उनको आयन का स्रोत जो है, इसमें इसको आयन त्वरित होते हैं। क्यों, उच्च विभव पहुंच जाता है जब, और वे त्वरित होकर कहाँ आ जाते हैं, बाहर। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में होता है। किसका उपयोग, 1D ग्राफ जनित्र का। उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में कैसे, अभी बताया मैं, एक बार फिर से संक्षिप्त में बताता हूँ कि ये जब बेल्ट चलता है तो C1 का भाग जो कि धनात्मक है, वह भाग जो है कहाँ जाता है,
C1 के भाग से जो है पूरा धनात्मक हो जाता है बेल्ट, और यह बेल्ट जब ऊपर जैसे जैसे पहुंचता है तो C2 के भाग तक पहुंचता है। तो C2 का भाग जो जुड़ा हुआ है संग्राहक भाग, उससे ये जो खोखला भाग है गोले का, यह भाग कैसा हो जाता है, बाहरी भाग धनावेशित और आंतरिक ऋणावेशित। फिर P2 के आगे जब बेल्ट है तो उसका आगे का भाग जो है वो पूरा बिना आवेश का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऋण आवेश इस धनावेश को समाप्त कर देते हैं। और यह क्रम चलते जाता है, हर एक क्रम में यहाँ का भाग धनावेश का भाग बढ़ते जाता है, जिससे कारण विभव का मान बढ़ते जाता है। तो इससे उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में उपयोग में लाया जाता है। इसमें कुछ कमियां हैं। इसमें कमियां यह है कि यह उपकरण, जैसे देख रहे हैं हम कि पूरे उपकरण को कहाँ पे रखा गया है, एक लोहे के बंद भाग में, टैंक जिसे कहा गया। हाँ, तो ये भाग इसका बड़ा होने के कारण इसको, अब कोई भी चीज़ हैवी यदि है तो उसको लाने ले जाने में थोड़ा सा सुविधा नहीं होता है, तो वही इसकी कमियां हैं। कुछ कमियां इसमें दोष यह भी कह सकते हैं कि इसका जो विभव है कैसा है, जो उत्पन्न होता है बहुत ज़्यादा, उच्च विभवांतर होने के कारण इसमें खतरा भी रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विद्युत विभव एवं धारिता वाला अध्याय को जब देखें तो उसमें विभव के बारे में, धारिता के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक बार हम इस अध्याय विशेष की चर्चा कर लें। विद्युत विभव में हमने अभी तक के क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा क्रम से संक्षिप्त में। तो सर्वप्रथम विद्युत विभव होता क्या है, इसके बारे में जानकारी लिए, जिसका कि व्याख्या सामान्य और पारिभाषिक व्याख्या मात्रक है ना। और सामान्य रूप में क्या अर्थ समझ में आया कि विद्युत विभव जो है वह चालक की विद्युतीय अवस्था है। विद्युत विभव का जब प्रभाव, या ऐसा कहें कि विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए द्विध्रुव के कारण, किसी बिंदु के कारण, बिंदु के आवेश के कारण विद्युत विभव का मान, द्विध्रुव के कारण विभव का मान, अच्छी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, इसको देखा गया। कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में गतिमान है तो उस आवेशित कण का विभव कितना होता है वह मान पढ़े। उसके अतिरिक्त इस अध्याय में और क्या बताया गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में क्या संबंध है, जिसमें यह बताया गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह दूरी के साथ में विभव के मान में परिवर्तन, अर्थात E = dV/dx, दूरी का मान परिवर्तित होने पर विभव का मान किस प्रकार से परिवर्तित होता है, यह संबंध बताया गया। आगे बताया गया है कि किसी चालक को जैसे जैसे आवेश देते हैं वैसे वैसे उसके विभव के मान में क्या होता है, वृद्धि होता है। हाँ, और यह वृद्धि एक निश्चित सीमा तक की होती है। वह किस बात पर निर्भर है, उस चालक की क्षमता पर। वह क्षमता को हम किस रूप में पढ़े हैं, चालक की विद्युत धारिता के रूप में। धारिता क्या, अब धारिता अगर किसी चालक की बढ़ानी है, उस चालक का आकार आकृति वगैरह में परिवर्तन किए बगैर, तो उसको हम किस युक्ति के नाम से जाने, संधारित्र। संधारित्र क्या है इसके बारे में बताया गया, जिसमें कि दो प्लेटें होती हैं, बीच में कोई पराविद्युत पदार्थ होता है। एक महत्वपूर्ण बात है कि बीच में जो पदार्थ है वह कोई धातु नहीं लेते। ठीक है, धातु नहीं लेंगे, उसमें क्या लेंगे, विद्युत रुधि या पराविद्युत पदार्थ, या फिर वायु या निर्वात रहेगा। और उसके बारे में बताया गया। संधारित्र के प्रकार के बारे में पढ़े। आवश्यकता यदि हमको कम मान के संधारित्र की है या अधिक मान के संधारित्र की है तो उनको किस प्रकार से समूहित करके हम प्राप्त कर सकते हैं, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। ठीक है, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है विभव पर, धारिता पर, ऊर्जा पर, इनके बारे में। इसके अतिरिक्त जो है आवेश किसी पृष्ठ पर वितरित होता है तो कैसे होता है, तो उसमें बताया गया कि वो पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से हो जाता है अगर गोलीय पृष्ठ है तो, और अगर अन्य आकृति का है तो उस पृष्ठ, अन्य आकृति वाले पृष्ठ में जो नुकीला भाग है उस नुकीले भाग पर आवेश सर्वाधिक होता है। और उस नुकीले भाग जब वायु के संपर्क में आता है, या ऐसा कहें कि उस नुकीले भाग पर जब आवेश उत्पन्न हो जाता है उस नुकीले भाग के कारण, तो वह आवेश प्रतिकर्षित होकर आगे बढ़ने लगता है, जिसे पवन धारा कहते हैं, पवन विद्युत धारा। इस पर आधारित हमने अभी 1D ग्राफ जनरेटर के बारे में पढ़ा, जिससे कि
क्या होता कर सकते हैं हम, उच्च विभव उत्पन्न करते हैं। यह एक मशीन है। ठीक, इस प्रकार से यह अध्याय जो है समाप्त होता है। धन्यवाद।